नमस्कार मित्रों, आज वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में मैं एक ऐसा विषय लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं जो हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके बिना हम हमारे व्यवहार को नहीं कर सकते, हमारे विचारों के आदान प्रदान को हम नहीं कर सकते। ऐसा विषय जो नित्य प्रति हमारे अत्यधिक काम आने वाला है, वह विषय है भाषा। भाषा एक ऐसा विषय जो प्रत्येक व्यक्ति के दैनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्य रूप से हम भाषा के लिए कह सकते हैं कि भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। अगर भाषा नहीं होती तो शायद आज हम जिस जगह हैं, विकास के जिस मुकाम पर हम पहुंचे हैं, वो नहीं हो सकता। भाषा के माध्यम से ही हम हमारे विचारों को, हमारे व्यवहार को करने में सक्षम है। तो मित्रों, भाषा एक सामान्य रूप में अगर देखें तो विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है, लेकिन जब इस भाषा के उत्पत्ति और विकास पर हम अगर चर्चा करें, दृष्टिपात करें, तो हमें ज्ञात होता है कि यह भाषा बहुत से आयामों को छूते हुए बहुत सी कठिन रास्तों को पार करते हुए इस स्थान पर पहुंची है, विकास के इस जगह पर पहुंची है। जब इस भाषा के विवेचन पर, इसके विकास पर, इसकी उत्पत्ति की हम चर्चा करें तो उसका एक व्यवस्थित प्रणाली होती है, एक व्यवस्थित उसका उपक्रम होता है। और उस व्यवस्थित प्रणाली को या उस व्यवस्थित जिससे कि हम भाषा का उत्पत्ति, विकास, भाषा का विश्लेषण, उसके तत्वों के बारे में, उसके अंगों के बारे में जब बात करते हैं तो ये सारी जो चीजें हैं वो भाषा शास्त्र के माध्यम से या भाषा विज्ञान के माध्यम से कर सकते हैं। आज का हमारा यद्यपि मूल विषय जो है वो भाषा विज्ञान का एक अंग है, पद विज्ञान, लेकिन उसके संदर्भ को जोड़ने के लिए मैं थोड़ा सा भाषा विज्ञान के विषय में भी बताना चाहता हूं। अगर हम भाषा विज्ञान के विषय में नहीं जानेंगे तो उसका जो अंग है पद विज्ञान, उसके विषय में समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। अतः मैं भाषा विज्ञान के विषय में थोड़ी सी बात आप लोगों से करना चाहता हूं। भाषा विज्ञान जो है वो, जैसा कि मैंने कहा, कि एक विशिष्ट विज्ञान है, या ये कहें कि विशिष्ट ज्ञान को हम भाषा विज्ञान कहते हैं। भाषा के विशिष्ट ज्ञान को हम भाषा विज्ञान कहते हैं, और केवल विशिष्ट ज्ञान को हम विज्ञान कह सकते हैं। कहा भी गया है, भाषाया विज्ञानम भाषा विज्ञानम, अर्थात भाषा के विशिष्ट ज्ञान को भाषा विज्ञान कहते हैं। अब ये भाषा का विशिष्ट ज्ञान क्या है, इस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। भाषा का विशिष्ट ज्ञान यानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा का विकास कैसे हुआ, भाषा में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो भाषा को महत्वपूर्ण बनाते हैं, या भाषा के विकास क्रम को हमें समझने के लिए इन तत्वों की आवश्यकता होती है। सामान्य रूप से यदि अगर हम देखें तो जब
कोई बच्चा जन्म लेता है और जन्म के साथ वो इस ज्ञान को अपने अंदर लेके आता है और जिस परिवार में, जिस परिवेश में वह रहता है, उसका परिवार जो भाषा का उपयोग उसके समक्ष करता है, वो उस भाषा को बिना किसी नियमों के, बिना किसी व्याकरण के नियम के ही वह सीख जाता है। लेकिन वो जो ज्ञान होता है उसको हम विशिष्ट ज्ञान नहीं कह सकते। वो एक आनुवांशिक गुण होता है जिसके कारण वह बच्चा उस भाषा का प्रयोग करना सीख जाता है। लेकिन भाषा विज्ञान जो है वो हमें भाषा के विशिष्ट ज्ञान के बारे में बताता है, विशिष्ट ज्ञान हमें देता है। कहा भी जाता है कि भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा का सर्वांगीण विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। भाषा एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम विचारों के आदान प्रदान को करते हैं, लेकिन यदि उसमें हम नियमों का पालन नहीं करें, भाषा के क्रम को अगर हम नहीं जानेंगे, तो शायद हम उन भावों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं। इसीलिए भाषा विज्ञान हमें उन तत्वों से अवगत कराता है जिससे वह भाषा, उस भाषा को हम भावों के माध्यम से या हमारे भाव जो हैं उस भाषा के माध्यम से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस आधार पे हम अगर भाषा की परिभाषा कहें या ये कहें कि भाषा के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं या भाषा के अंतर्गत हम किन चीज़ों का, किन बिंदुओं का अध्ययन करते हैं, तो ये सामने बात आती है कि उसकी उत्पत्ति से लेकर के और उसके विकास क्रम को हम, और इसके अतिरिक्त भी अन्य भाषाओं के साथ भी उसकी तुलना भी की जाती है। ये सारा विषय जो है ये सब भाषा विज्ञान का ही विषय है। भाषा विज्ञान वर्तमान और अतीत दोनों प्रकार की भाषाओं का हमें अध्ययन कराता है। वर्तमान यानी भाषा, अतीत से अगर हम कहें तो भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, और वर्तमान की बात करें तो विकास क्रम को प्राप्त करते हुए भाषा आज जिस स्थान पर प्राप्त है, जिस स्थान पर स्थापित हुई है, उसके आधार पर हम कहें तो ये दोनों ही स्थितियों में या इन दोनों ही स्थितियों का अध्ययन हम भाषा विज्ञान के रूप में या भाषा विज्ञान के माध्यम से करते हैं। अगर हम बात करें त्रिकालिक तथ्यों का अनुसंधान जो है वो भी भाषा विज्ञान के माध्यम से करते हैं। जैसे कि संस्कृत में ये कहा जाता है, माना जाता है, और हम सभी भी मानते हैं कि संस्कृत जो है वो सर्वप्राचीन भाषा है, देव भाषा है। लेकिन संस्कृत की उत्पत्ति भी किसी न किसी माध्यम से या कहीं न कहीं से हुई है। तो ये संस्कृत की उत्पत्ति के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है। और लघु सिद्धांत कौमुदी जो संस्कृत का एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है, उसमें सर्वप्रथम माहेश्वराणी सूत्रों का उल्लेख हुआ है। माहेश्वराणी सूत्र का मतलब क्या हुआ? यदि हम कहें कि भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो वो हम आगे उसका पढ़ेंगे। ध्वनि जो है उसके माध्यम से भाषा की उत्पत्ति हुई। ध्वनि से भाषा को ये उत्पत्ति हम मानते हैं, लेकिन वो ध्वनि कहाँ से आई? तो ये कहा जाता है कि भगवान शिव ने जब डमरू बजाया तो उस डमरू से जो ध्वनि निकली, वो ध्वनि आज भी ब्रह्मांड में व्याप्त है। और उस ध्वनि के माध्यम से उन ध्वनियों को पकड़ करके, उनको सुन करके, जो भी विधियां थी उसके माध्यम से, जो टेक्निक्स थी उसके माध्यम से उसको ग्रहण किया गया और उसको लिखा गया। तो इस तरह से करके 14 तरह की ध्वनियां उसमें निहित थी उस समय। तो उनको हम माहेश्वराणी सूत्र संस्कृत में कहते हैं। और उन्हीं से गण और बाकी चीजें जो भाषा के छोटे छोटे इकाइयां हैं, भाषा की छोटी छोटी
जो इकाइयां हैं, तत्व हैं, वो बने और उससे पद बने, पद से वाक्य बने और वाक्य से भाषा बनती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो वो जो विकास क्रम था, ये सारी चीजें हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो व्याकरण भी भाषा विज्ञान के अंतर्गत आता है और भाषा विज्ञान में अपने आप में उसकी उत्पत्ति से लेकर के और क्रमशः उसका विकास कैसे हुआ, वो चीज भी हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब बात करते हैं मित्रों हम भाषा विज्ञान के अंग की। जैसा कि मैंने अभी ध्वनि के बारे में आपको बताया, तो वो जो चीज है, वो जो ध्वनि है, वो भाषा की लघुत्तम इकाई मान सकते हैं या प्रथम अंग मान सकते हैं। तो भाषा विज्ञान के 4 अंग प्रमुख रूप से माने गए हैं। वो 4 जो अंग हैं, वो सबसे प्रथम है ध्वनि विज्ञान, फिर उसके बाद ध्वनियों से चूंकि पद बनते हैं, शब्द बनते हैं, तो शब्द विज्ञान या उसको हम पद विज्ञान भी कह सकते हैं। तीसरा जो अंग है, क्योंकि पदों से या शब्दों से वाक्य बनते हैं, तो वाक्य विज्ञान पर हम चर्चा करते हैं। और अंतिम जो भाषा विज्ञान का अंग है या तत्व है, वो है अर्थ विज्ञान, क्योंकि बिना अर्थ के भाषा जो है वो किसी काम की नहीं होती है। तो इस भाषा विज्ञान में इन 4 अंगों पर विशेष रूप से फोकस किया जाता है। इन 4 चीजों के या इन 4 तत्वों के विकास को या इसके क्रम को हम समझते हैं। और ये क्रम जो है, ये एकदम इसी क्रम में होना चाहिए कि सबसे पहले हम ध्वनि विज्ञान को सीखें, फिर हम पद विज्ञान की बात करें, फिर हम वाक्य विज्ञान की बात करें और फिर हम ध्वनि विज्ञान की अर्थ विज्ञान की बात करें। तभी हमें इस क्रम को समझने से ही हमें भाषा का क्रम या भाषा का अर्थ या भाषा के बारे में समझ में आ सकता है। तो मित्रों, सबसे पहले चूंकि मैंने कहा कि इस वीडियो लेक्चर का मेरा मूल जो विषय है वो है पद विज्ञान पर चर्चा करना, लेकिन संदर्भ के रूप में चूंकि थोड़ा सा मुझे ध्वनि विज्ञान की भी बात करनी पड़ेगी और उसी क्रम में पद विज्ञान के साथ साथ वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान को भी मैं आपको बहुत संक्षेप रूप में यहाँ बताना चाहूंगा। इसके बाद में हम पद विज्ञान पर चर्चा करते हैं। तो ध्वनि विज्ञान में जैसा मैंने कहा कि ध्वनि जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। तो ये कह सकते हैं कि उसका अध्ययन इस भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जैसा मैंने माहेश्वराणी सूत्र के बारे में आपको बताया। और उन माहेश्वराणी सूत्रों के माध्यम से भाषा की उत्पत्ति को मानते हैं। और इसमें जो मुख्य रूप है, मुख्य जो विषयों का इसमें ध्वनि विज्ञान में ध्वनि विज्ञान का जो अध्ययन हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, उसमें मुख्य रूप से ध्वनि क्या है, ध्वनियाँ कितनी हैं, इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, ये ध्वनियाँ कैसे और कहाँ से उत्पन्न हुई, इन सब चीज़ों का, किस प्रकार ध्वनियों का संप्रेषण होता है और ध्वनियों के भेद के क्या कारण है, अनेक तरह की ध्वनियों को हमने किस रूप में उनको विभाजित किया है, एकाधिक ध्वनियों के संयोग से क्या परिवर्तन हो जाते हैं, ये सब विषयों पर हम ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत, इन सब नियमों का ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। दूसरा जो विषय, जो इस वीडियो लेक्चर का भी मुख्य विषय है, वो है पद विज्ञान। पद विज्ञान जो है, इसको हम रूप विज्ञान भी कह सकते हैं, क्योंकि पद जो है वो मुख्य रूप से आगे चर्चा करेंगे हम शब्द और पद में क्या अंतर होता है। यहाँ तो चूंकि टेक्निक जिसको हम कहें टर्मिनोलॉजी जो है वो यहाँ पद विज्ञान की ही है, पद विज्ञान के रूप में ही हम बात करें तो यहाँ जो अनेक ध्वनियों का जो समन्वय है, जब अनेक ध्वनियां एक जगह मिलती है तो हम मानते हैं कि वो पद बन जाता है। और वो जो पद है वो किस प्रकार से उस पद विज्ञान को हम रूप विज्ञान भी कह सकते हैं, शब्द विज्ञान भी कह सकते हैं, रूप विचार भी कह सकते हैं। इन सब चीजों, ये सारी जो चीजें हैं ये इसी के पर्यायवाची शब्द हैं। और इस पद विज्ञान के अंतर्गत हम पदों की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बने हैं, पदों का विभाजन किस रूप में होता है,
पद, इसमें पद या रूप क्या हैं, पद कैसे बनता है, पद के घटक अवयव कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा पदों का विभाजन किस प्रकार किया जाता है, इस सारे जो चीजें हैं, सारे जो तत्व हैं, उन सब की हम चर्चा करते हैं। उसके बाद जो तीसरा भाषा शास्त्र का या भाषा विज्ञान का जो तीसरा महत्वपूर्ण अंग है वो है वाक्य विज्ञान। मित्रों, सामान्य भाषा में तो हम ये कह देते हैं कि भाषा जो है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, वर्ण होता है, लेकिन भाषा विज्ञान इस चीज को नहीं मानता। वो कहता है कि जो वाक्य होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि बिना वाक्य में प्रयोग किए हुए न तो वर्ण या ध्वनि काम की है, न कोई शब्द काम का होता है। जैसे मैं केवल राम कह के चुप हो जाऊं या मैं केवल पुस्तक कह के चुप हो जाऊं, तो वो शब्द किसी भी अर्थ का द्योतक नहीं है। जब तक कि वो एक वाक्य में उसका प्रयोग ना हो, तब तक वह शब्द किसी कार्य का नहीं होता है। जब तक मैं ये ना कहूं कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, ये जो चार पद हैं, ये चार पद ही मिलकर के वाक्य बनाते हैं। और जब एक पूरा वाक्य, एक पूरी बात को जब हम वाक्य के माध्यम से कहते हैं, तब ही वो भाषा बनती है। और इसीलिए वाक्य को भाषा विज्ञान में सबसे छोटी इकाई के रूप में स्वीकार किया जाता है, न कि पद को या ध्वनि को। तो उसी रूप में हम वाक्य विज्ञान की बात करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि छोटे छोटे जो शब्द हैं, पद हैं, वो मिल करके ही वाक्य बनते हैं। इसके अंतर्गत जिस प्रकार हम बाकी तत्वों का वर्णन किए कि भाषा विज्ञान में उनकी उत्पत्ति, विकास और कौन कौन से उनके अवयव हैं, उसी प्रकार वाक्य विज्ञान के अंतर्गत भी वाक्य की उत्पत्ति, वाक्य का निर्माण, वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं, शब्दों की किस तरह से उसमें संरचना होती है, सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संस्कृत जो है या हिंदी भी ये कहें तो उसमें सबसे पहले कर्ता शब्द आता है, फिर उसके बाद जो है वो कर्म आता है, फिर उसके बाद क्रिया आती है। इस तरह से शब्द जो है उनका क्रम वाक्य में होता है। और इन्हीं सब चीजों को, जबकि अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता, अंग्रेजी में सब्जेक्ट पहले होता है, फिर वर्ब आती है, क्रिया होती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव या कर्म का प्रयोग होता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। और ये जो हम भाषा विज्ञान को लेकर के जो चर्चा कर रहे हैं, वो स्पेशली संस्कृत के संदर्भ में ही हम कर रहे हैं। तो वाक्य के अंतर्गत भी हम इन सब चीजों का ही अध्ययन करेंगे कि वाक्य की उत्पत्ति कैसे होती है, वाक्य कैसे बनता है, वाक्य के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, वाक्य में हम किन किन शब्दों को किस रूप में हम उनका अन्वय करते हैं। तो इन सब चीजों की चर्चा हम वाक्य विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और इन सब चीजों को भी अगर हम वाक्य को भी देखें तो 3 पार्ट या 3 तरह से हम उसका अध्ययन करते हैं। उसमें सबसे पहले वर्णनात्मक वाक्य विज्ञान का बात करते हैं, जिसमें वाक्य की रचना या सामान्य विवरण प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा जो है वो ऐतिहासिक वाक्य की बात करते हैं, जिसमें वाक्य की ऐतिहासिकता या वाक्य का इतिहास दिया जाता है। और तीसरा जो है वो तुलनात्मक वाक्य विज्ञान की बात करते हैं, जिसमें अन्य विज्ञानों के साथ उस वाक्य का किस रूप में हम तुलना करें, इन सब चीजों का जो वर्णन है या हम जो पढ़ते हैं वो उसके अंतर्गत पढ़ते हैं। अब चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, अंग है भाषा शास्त्र का या भाषा विज्ञान का, वो है अर्थ विज्ञान। क्योंकि बिना अर्थ के सारे शब्द, सारे वाक्य जो भी हैं वो सब निरर्थक है। और बिना अर्थ के हम शब्दों का अर्थ नहीं कर सकते या उस भाषा को हम काम में नहीं ले सकते। इसीलिए जैसा उदाहरण में भी हम कह सकते हैं कि जिस तरह से मानव शरीर होता है लेकिन वो बिना आत्मा के निरर्थक है, उसी प्रकार भाषा जो है वो बिना शब्दों के
उसका कोई महत्व नहीं होता है। इसी तरह से हम अर्थ विज्ञान को में जो है वो उस शब्दों के या उस वाक्य के अर्थ पर विचार करते हैं। तो इसमें भी यही सारी चीजें होती है कि अर्थ किसे कहते हैं, शब्द और अर्थ का क्या महत्व है, क्या संबंध है, अर्थ का निर्धारण कैसे होता है, अर्थ परिवर्तन क्यों और कैसे होता है, अर्थ परिवर्तन की क्या दिशाएं हैं, उसके क्या कारण हैं। इन सब बातों पर हम अर्थ विज्ञान के अंतर्गत उस पर हम चर्चा करते हैं। तो ये जो मुख्य रूप से मैंने आपको 4 अंग जो बताए हैं, ये भाषा विज्ञान के 4 अंग हैं, महत्वपूर्ण अंग हैं। इन चारों तत्वों को, इन चारों अंगों पर विस्तृत विचार विमर्श के लिए भाषा विज्ञान बहुत ही आवश्यक है। अगर भाषा विज्ञान के द्वारा हम इन चारों तत्वों का अध्ययन नहीं करते हैं तो हमारी भाषा में कहीं न कहीं त्रुटि रहेगी। हमारी भाषा जो है उन भावों को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगी जो हम करना चाहते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा, ये एक संदर्भ के रूप में एक विषय को जोड़ने के लिए मैंने इस भाषा विज्ञान का एक सामान्य सा परिचय दिया है। हालांकि इससे पूर्व के जो वीडियो हैं, लेक्चर जो हैं, वीडियो लेक्चर, उनके अंतर्गत भाषा विज्ञान को विस्तृत रूप से वहां समझाया गया है, बताया गया है। लेकिन इस वीडियो लेक्चर का जो मूल विषय है वो है पद विज्ञान। मित्रों, अभी जैसे मैंने एक संक्षेप रूप में पद विज्ञान की बात कही, उन्हीं को थोड़ा सा हम अगर विस्तृत करें तो ये विषय जो है वो ये हम मानते हैं कि जो पद है वो भाषा की एक सार्थक इकाई है। लेकिन हम ये कहें कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, या सबसे छोटी इकाई के रूप में पद है, तो ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि वाक्य जो है उसी को भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है भाषा विज्ञान की दृष्टि में। वाक्य के बिना, या ये कहें कि केवल एक पद हम बोलें, एक शब्द केवल बोल दें, तो उससे कोई अर्थ जो है उसका नहीं निकलेगा। हमारे जो भाव हैं वो अभिव्यक्त नहीं हो पाएंगे। जैसे मैं केवल राम कहकर चुप हो जाऊं या केवल पुस्तकम कहकर के चुप हो जाऊं तो उससे उसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। इसीलिए वाक्य को भाषा शास्त्र की दृष्टि से या भाषा विज्ञान की दृष्टि से वाक्य को सबसे महत्वपूर्ण इकाई, या ये कहें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में वाक्य को ही माना जाता है। जब ये सारे पद एक वाक्य में प्रयोग होते हैं और उस वाक्य के माध्यम से हम हमारे विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, तब जाकर के वो हम हमारे भावों को अभिव्यक्त करने में सक्षम होते हैं। तो वाक्य को ही सबसे छोटी इकाई के रूप में माना जाता है। अब ये बात भर्तृहरि ने भी अपने वाक्यपदीय में कहा है। उन्होंने कहा, पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेस्व अवयवा इव वाक्यात पदानाम अनंत्यम प्रविवेको न कश्चन। अर्थात केवल और महाभाष्यकार जो है पतंजलि, उनका भी ये मत है, वो भी यही कहते हैं कि वाक्य जो है उसी की वास्तविक जो सत्ता है वो वाक्य की ही होती है भाषा में, अन्य पद या ध्वनि की नहीं होती है। और पद विभाजन जो है वो जन साधारण को केवल समझाने के लिए हम करते हैं कि वाक्य में ये कर्ता है, ये क्रिया है, ये ऑब्जेक्टिव जिसको हम कहें कर्म है, तो ये हम केवल जन साधारण को समझाने के लिए हम उनका प्रयोग करते हैं, उस रूप में हम बताते हैं। लेकिन वाक्य जो है वही भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में माना जा सकता है। अब जो अगला विषय है वो कहें पद और वाक्य, इनमें क्या अंतर, क्या बात है, इनमें क्या संबंध होता है। तो जैसा कि हम कहें पद या रूप जो है वो शब्द, पद या रूप या शब्द, ये सामान्य रूप से एकार्थक समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पद और जो शब्द है उनमें थोड़ा सा अंतर होता है, आगे थोड़ा सा विस्तृत बताऊंगा, लेकिन यहाँ मैं केवल एक शॉर्ट रूप में आपको बता के, संक्षेप रूप में बता के आगे चलते हैं। पद जो है वो एक मूल धातु या मूल रूप, मूल शब्द जो होता है संस्कृत में,
वो होता है, जिसमें कोई उपसर्ग प्रत्यय जुड़ा हुआ नहीं होता है। मूल शब्द जिसको हम प्रातिपदिक भी संस्कृत में कहते हैं, तो वो जो मूल शब्द होता है वो पद कहलाता है। लेकिन वो शब्द कहलाता है, लेकिन जब उसमें उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ के उसको प्रयोग के योग्य बना दिया जाता है तब वो पद कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मूल धातु, मूल शब्द जो होता है, धातु कहें या संज्ञा या सर्वनाम कहें, जब तक उसमें सुबंत और तिगंत प्रत्यय नहीं लगेंगे तब तक वो शब्द होगा, और मूल रूप को हम शब्द कहेंगे। और जब उसमें प्रत्यय या उपसर्ग सुबंत या तिगंत जो होते हैं, सुबंत संज्ञा या सर्वनाम में प्रत्यय जुड़ते हैं, तिगंत जो है वो धातु रूप में प्रत्यय जुड़ते हैं, तब तक वो जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक वो प्रयोग के योग्य नहीं होंगे। इसीलिए, लेकिन मुख्य अंतर यही है कि जो सिद्ध शब्द नहीं होता है वो शब्द कहलाता है, और जब वो धातु प्रत्यय लग करके सिद्ध शब्द बन जाता है, प्रयोग के योग्य बन जाता है, तब उसको हम पद कहते हैं। तो शब्द और प्रकृति एक ही बात है, क्योंकि शब्द जो है वो प्रकृति यानी मूल शब्द होता है जिसमें धातु प्रत्यय नहीं होता है, और वो जब उसमें प्रत्यय के संयोग से वो जब बनता है, इस आधार पर कि किस तरह से शब्द में प्रत्यय जुड़ता है या उपसर्ग जुड़ता है, तो किस तरह से, तो उस आधार पे हम ये कहें तो शब्दों के 3 भेद माने गए हैं। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो रूढ़ शब्द जब कहते हैं कि प्रकृति और प्रत्यय का जहां स्पष्ट रूप से अंतर पता नहीं चलता है कि शब्द में मूल शब्द कौन सा है और उसमें प्रत्यय कौन सा है, ये जब सामने आती है बात कि इतना ज्यादा वो मिला हुआ होता है कि उसमें हम प्रकृति और प्रत्यय का अंतर ही नहीं कर पाते, उनको अलग नहीं कर पाते, तो वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे मणि, रत्न, नुपुर, ये इस तरह के शब्द, इसमें मूल शब्द कौन सा है और प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है हमें पता नहीं चलता है, इसीलिए इनको हम रूढ़ शब्द कह सकते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में क्या हो गया कि जहां प्रकृति यानी मूल शब्द और उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है उनका हम स्पष्ट रूप से अंतर हमें पता होता है, या उनको हम अलग कर सकते हैं, पृथक पृथक करके हम उनको देख सकते हैं, तो वो होता है यौगिक। यानी योग से जो शब्द बना हुआ है वो यौगिक कहलाते हैं। जैसे कर्ता शब्द, कर्त्री, क्री, त्री, ये दोनों मिलकर के कर्ता बनते हैं। का और जिस तरह से अक, क्री और अक शब्द, क्री जो है मूल धातु है, अक जो है उसमें प्रत्यय लगता है, तो कारक शब्द बनता है। तो इसमें हम अलग अलग करके इनको देख सकते हैं और इनका अंतर हम समझ सकते हैं। इसीलिए यानी ये प्रकृति और प्रत्यय, मूल शब्द और प्रत्यय मिलकर के ये शब्द बनता है, इसीलिए इसको हम यौगिक शब्द कहते हैं। और योग रूढ़ जो तीसरा इसका भेद है शब्द का, वो योग रूढ़ है। और योग रूढ़ में क्या होता है कि वो रूढ़ शब्द होता है, लेकिन उसमें प्रत्यय समझ में आता है कि इसमें ये प्रत्यय जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, एक विशेष अर्थ में, एक विशेष अर्थ को बताने के लिए उसका प्रयोग होता है। जैसे पंकज शब्द, पंकज शब्द किस तरह से योग रूढ़ है? पंकज का मतलब क्या होता है? कमल। लेकिन अगर इसको हम अलग अलग करें, पंक और प्लस जय, जय यानी जन्मना, उत्पन्न होना, यानी जो कीचड़ में उत्पन्न होता है वो पंकज कहलाता है, कमल कहलाता है। लेकिन क्या पंक में कमल ही उत्पन्न होता है? कीचड़ में तो और भी कई सारी चीजें उत्पन्न होती है, तो उन सबको हमें पंकज कहना चाहिए, लेकिन हम नहीं कहते हैं। वो पंकज जो शब्द है, वो पंकज शब्द केवल और केवल कमल शब्द के लिए या कमल को बताने के लिए ही हम वो रूढ़ हो गया। इसीलिए पंकज शब्द जो है वो योग रूढ़ शब्द कहलाता है। तो जहां प्रकृति प्रत्यय तो समझ में आते हैं, लेकिन वो शब्द जो है एक विशेष अर्थ के लिए, एक विशेष वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है, तो वो योग रूढ़ कहलाता है। इसी प्रकार
जब पद और शब्द में अंतर, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, पद और जो शब्द है उसमें मुख्य रूप से अंतर जो मैंने आपसे कहा कि एकार्थक नहीं है, परंतु भाषा विज्ञान और व्याकरण की दृष्टि से इन दोनों शब्दों में अर्थ की भिन्नता है या इसमें अंतर होता है। सार्थक जो ध्वनि समूह है, ध्वनि समूह भी कौन सा सार्थक होना चाहिए, यानी मूल प्रकृति जो है, मूल शब्द जो होता है वो शब्द कहलाता है, और जब उसमें कोई सार्थक प्रत्यय या उपसर्ग जब जुड़ जाता है तो वो पद कहलाता है। जैसे राम शब्द है, उसमें सुबंत का सु प्रत्यय जुड़ेगा तो वो संस्कृत में रामः शब्द बनेगा, और रामः शब्द बनने के बाद ही हम उस शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। केवल राम शब्द को हम प्रयोग नहीं कर सकते। हिंदी में तो हम करते हैं लेकिन संस्कृत में नहीं करते। तो राम शब्द जो है वो जिसको हम कहें वो शब्द है, लेकिन जब उसमें सु प्रत्यय, सु जो है वो सुबंत प्रत्यय शब्द रूपों में संस्कृत में लगते हैं। सुओ जस अमोत्सस ताभ्यम भेस, इस तरह से पूरे प्रत्यय हैं, और ये प्रत्यय जो है कर्ता एक वचन में सु प्रत्यय लगता है, और सु का रुत विसर्गे से रू होता है, और जो रुत विसर्गे सूत्र है उससे रू होता है, और सस्य सोरू, इस सस्य सोरू से यानी रू का जो है उससे विसर्ग बनता है। ये शब्द सिद्धि व्याकरण का विषय है, लेकिन वो विसर्ग जब बनेगा और वो राम के साथ जुड़ेगा, रामः शब्द बनेगा, तब जाकर के वो पद बन जाता है। तब उसमें एक विशेष प्रत्यय जुड़ गया, उसके बाद वो पद बन जाता है। तो मूल शब्द जो है वो प्रकृति धातु या प्रातिपदिक होता है, जिसको हम शब्द कहते हैं। पद जो होता है वो प्रकृति और प्रत्यय के संयोग से पद बनता है, यानी मूल शब्द, और उसके बाद उसमें कुछ प्रत्यय जुड़ेगा, उसके बाद ही वो शब्द बनेगा, पद बनेगा। तो ये मुख्य रूप से दोनों में अंतर है। इसके बाद जो है शब्द और जैसा कि मैंने कहा कि शब्द जब मूल शब्द होता है वो अगर संज्ञा है या सर्वनाम शब्द होता है तो उसमें सुबंत प्रत्यय जुड़ते हैं, और जो क्रियावाचक शब्द हैं या क्रिया जो है मूल क्रियाएं होती हैं उनमें तिगंत प्रत्यय जुड़ता है। जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, इस तरह से जब हम बात करते हैं तो ती, तः, अंति, ये जो प्रत्यय हैं वो क्रिया रूप में जुड़ते हैं। तो मुख्य रूप से दो चीजें हो गई कि जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होंगे, कर्ता शब्द होते हैं, उनमें सुबंत प्रत्यय जुड़ता है, और जो क्रियावाचक शब्द होते हैं उसमें तिगंत प्रत्यय जुड़ता है। अब उसके बाद पद और संबंध तत्व की बात करें। संबंध तत्व का मतलब हो गया कि वाक्य में कई तरह के शब्द होते हैं, उनका आपस में क्या संबंध होता है। बिना संबंध के वाक्य नहीं बन सकता। तो हम ये अगर बात करें तो हम कहें कि वाक्य में दो तरह की चीजें होती हैं, दो तरह के मुख्य रूप से शब्द होते हैं। एक वे शब्द होते हैं जो भाव को बताने वाले होते हैं, और दूसरे वो शब्द होते हैं जो उन भाववाचक शब्दों के संबंध को बताते हैं। तो उस दृष्टि से अगर हम बात करें तो जो जिस तरह से, जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि गुरु ने शिष्य से प्रश्न पूछा, यह वाक्य मैं बोल रहा हूं कि गुरु ने शिष्य से प्रश्न पूछा। तो यहां गुरु, शिष्य, प्रश्न और पूछा, ये चार शब्द ऐसे हैं जो भाव को बताने वाले हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे ने और से, पूछा में जो भूतकाल का आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो, तो ने, से और आ जो भूतकाल वाचक है, ये ऐसे शब्द हैं जो इनके संबंध को आपस में जोड़ते हैं। तो ये संबंध तत्व जो है वो एक तरह से इनमें 6 तरह के संबंध तत्व या संबंधवाचक जो शब्द हैं वो 6 तरह से हो सकते हैं, 6 रूपों में हो सकते हैं। जिसमें हम कहें सबसे पहला है शून्य तत्व, दूसरा है स्वतंत्र शब्द है, तीसरा उसका पद क्रम है, चौथा जो है वो द्विरूक्त शब्द होते हैं संस्कृत में, पांचवा आगम होता है, छठा जो होता है वो आंतरिक परिवर्तन होता है। इन सब चीजों के बारे में अगर हम विचार करें, अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूं तो शून्य तत्व के या शून्य जो संबंध तत्व होता है
उसमें ये होता है कि जब अव्यय, जैसे मैंने कहा संज्ञा और सर्वनाम में सुबंत प्रत्यय लगते हैं, लेकिन संज्ञा और सर्वनाम के अलावा जो अव्यय पद होते हैं उनमें भी सुबंत प्रत्यय लगते हैं, लेकिन उनको सुबंत प्रत्यय लगने के बाद फिर उनको वहां से उनका लोप हो जाता है। लोप हो जाने के कारण उनको हम शून्य जो शब्द हैं, शून्य तत्व हैं, वो हम कह सकते हैं। जिस तरह से जैसे अपन अगर बात करें, जैसे अव्यय जो पद होते हैं उनमें शून्य तत्व का जो अभिप्राय है वो यह है कि शब्द या धातु अपने मूल रूप में रहते हुए व्याकरण के संबंधों को बताते हैं। मूल रूप में रहते हुए उनमें प्रत्यय होता है, लेकिन वो अपने मूल रूप में रहते हुए भी व्याकरण के नियम को बताते हैं। जैसे मैं कहूं रामः, तो ये रामः जो शब्द है इसमें ने जो है, जो कर्तावाचक होता है, हम जब कारक पढ़ते हैं तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इस तरह की जब हम बात करते हैं तो रामः शब्द में कर्तावाचक जो ने है वो छुपा हुआ है, और रामः कहने मात्र से भी ये पता चल जाता है कि राम जो है वो कर्ता है। तो यहाँ जो प्रत्यय है वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन संबंध इसमें ने का जो संबंध है, कर्ता का जो संबंध है वो छुपा हुआ होता है, वो शून्य रूप में होता है। इसीलिए हम इसको शून्य तत्व, यानी इसका जो संबंध है, पद का जो संबंध है वो शून्य रूप में, इस रूप में होता है। दूसरा जो होता है स्वतंत्र शब्द। कुछ ऐसे स्वतंत्र शब्द होते हैं जो वाक्य में पदों के संबंध को जाहिर करते हैं, बताते हैं। उसमें जैसे कहते हैं ना अपन, संस्कृत में इति शब्द होता है, च शब्द होता है, माता पिताश्च, च शब्द जो होता है वो ये स्वतंत्र है। च बीच में आ गया, च के का अर्थ हम और लगाते हैं, माता और पिता। रामः भरतश्च, राम और भरत। इस तरह से कुछ ऐसे स्वतंत्र, जैसे ऊपर शून्य तत्व में तो ये था कि उन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन उनकी सत्ता वहां होती है। लेकिन कुछ स्वतंत्र ऐसे शब्द होते हैं जो संबंधों को बताते हैं अपना स्वतंत्र रूप में आकर के वाक्य में, और वो संबंधों को बताते हैं। तो ये इस तरह से इति, च, वा, कृते, ये सारे ऐसे शब्द हैं जो स्वतंत्र रूप से पदों के या शब्दों के संबंध को बताते हैं। इसी प्रकार से अंग्रेजी में भी जैसे टू है, फ्रॉम है, ये ऐसे शब्द हैं जो संबंध तत्वों को बताते हैं। तीसरा जो आता है पदक्रम। पदक्रम अगर ठीक नहीं होगा तो शायद अर्थ सही नहीं बैठेगा, हम हमारी बात को अच्छे से प्रकट नहीं कर पाएंगे। तो वाक्य में शब्दों का या कहें पदों का जो क्रम है वो भी सही होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा था, संस्कृत में या हिंदी में सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, उसके बाद क्रिया आती है। राम पुस्तक पढ़ता है, राम करता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ना क्रिया है। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, जैसे राम, फिर उसके बाद रीड शब्द आएगा, क्रिया पहले आ जाती है और कर्म बाद में आता है। तो पदक्रम जो है वो पदक्रम आकर के भी पदों का आपस में संबंध बताते हैं और भाषा को या वाक्य को सार्थक बनाते हैं। इसी तरीके से जो चौथा जो संबंध तत्व है वो है द्विरुक्त, द्विरुक्ति। द्विरुक्ति का मतलब हो गया दो बार उक्ति, दो बार बोलना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको दो बार बोलने से या जिनको थोड़ा सा कुछ चेंजेज करके और उनको अगर बोलते हैं तो उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे अगर हम एक सामान्य सी बात करें तो जैसे हम कहें पठ, ये धातु होती है, पठ यानी पढ़ना, लेकिन मैं इसी को अगर इस रूप में बोल दूं पपाठ, पपाठ यानी पढ़ा गया, पढ़ा, ठीक है। तो इस तरह से द्विरुक्त शब्द जो होते हैं, जब उस क्रिया को हम या उस शब्द को हम दो बार जब हम बोल देते हैं, जैसे दृश्य धातु होती है देखने के अर्थ में, दृश्य यानी देखना, लेकिन ददर्शः शब्द बोल दिए तो देखा उसका अर्थ हो जाता है। और ये भी उस संबंध तत्व को, यानी दो बार उक्ति से
बोलने से एक का अर्थ दूसरा रहेगा और उस दूसरे का अर्थ दूसरा हो जाता है। तो 2 बार प्रयोग करने से भी शब्द का संबंध या शब्द का अर्थ बदल करके उस वाक्य में उसका उपयोग बढ़ जाता है। 5वां जो शब्द है वो है आगम। आगम का मतलब होता है किसी एक नए शब्द का वहां आगम होकर के उस वाक्य का एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करना या उस वाक्य में आकर के और शब्दों के अर्थ को ठीक कर देना। ये आगम जो है वो 3 तरह से हो सकता है कि किसी भी पद के शुरू में आ जाए, प्रारंभ में, सामान्य भाषा में हम उनको उपसर्ग कहते हैं, और किसी पद के बीच में भी आ सकता है जिसको संस्कृत में विकीर्ण कहते हैं और विकर्ण कहते हैं, और अगर अंत में आकर के वो आगम होता है तो उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। इंग्लिश के भी इस तरह के वाक्य हैं, उपसर्ग अगर जुड़ता है तो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, अगर बीच में जुड़ता है तो उनको इनफिक्स बोलते हैं, इनफिक्स यानी अंदर जुड़ना, और अगर अंत में वो जुड़ता है तो उसको सफिक्स बोलते हैं, यानी सब अंत में उसके जुड़ जाना। तो इस तरह से जो प्रत्यय होते हैं वो अंत में शब्द के पद के शुरू में, बीच में और अंत में जुड़ करके और उनको एक संबंध बताते हैं। जिस तरह से अगर हम इनका कुछ उदाहरण अगर हम देखें तो उदाहरण के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जैसे संस्कृत का अगर उदाहरण देखें तो जय शब्द होता है, जय के आगे अगर हम वी उपसर्ग जोड़ देते हैं तो विजय बन जाता है। स्वागत अर्थ होता है लेकिन उसके आगे हम सु जोड़ देते हैं तो सुस्वागतम, यानी एक विशेष प्रकार या विशिष्ट स्वागत जिसको कहें वो अर्थ उसका निकल जाता है। इसी तरह जैसे विकर्ण शब्द है, यानी शब्द के पद के बीच में अगर कुछ आगम होता है तो वो आगम इस रूप में हो सकता है कि जैसे हम ये कहते हैं करोति, क्री जो शब्द है वो क्री शब्द के बीच में रो शब्द जुड़ गया, ती तो उपसर्ग है, रो शब्द जुड़ गया तो क्री से करोति बन जाता है। ये इसके अलावा जो अगर प्रत्यय या अंत में जो पद के अंत में जुड़ता है, सफिक्स जिसको बोलते हैं, वो अगर करें तो जैसे भूत शब्द होता है, भूत अगर उसके अंत में अगर जोड़ें तो भौतिक शब्द बन जाता है, एक प्रत्यय जुड़ जाता है तो भौतिक शब्द बन जाता है। वो जो संधि का नियम है, भू तिक या इक प्रत्यय जोड़ते हैं लेकिन जब उसकी संधि भी होती है तो वो भौतिक शब्द बनता है, गुण संधि हो जाती है। इस तरह से ये सारे जो चेंजेज हैं, ये सारे चेंजेज, ये परिवर्तन होने के बाद इसको हम आगम बोलते हैं कि यहाँ बीच में कहीं से कुछ वर्ण, कोई ध्वनि आ जाती है और आकर के उसके संबंध को ठीक कर देती है और उसको उस वाक्य के लायक, उस पद को उस वाक्य के लायक बना देती है। अंत में अगला जो है वो है आंतरिक परिवर्तन। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, स्वर परिवर्तन कहें, आंतरिक परिवर्तन का मतलब 3 तरह से हो सकता है। स्वर परिवर्तन करके आंतरिक परिवर्तन किया जा सकता है, उसके संबंध को बताया जा सकता है। व्यंजन परिवर्तन के माध्यम से हो सकता है और स्वर व्यंजन दोनों परिवर्तनों के माध्यम से हो सकता है। तो जैसे पहला हम कहें स्वर परिवर्तन, तो स्वर परिवर्तन में जैसे मैं कहूं देव, ये एक सामान्य शब्द है, लेकिन देव, दैव शब्द कहते ही उसका बहुवचन या उसका द्विवचन बन जाता है। जैसे राम है, रामव यानी 2 राम, तो राम शब्द है, उसका रामव यानी उसमें जब स्वर परिवर्तन हो गया तो उसका अर्थ जो है वो बदल जाता है और उसी वो जो वाक्य में जिस रूप में हमें काम लेना है हम उस तरह से उसमें स्वर का आगम करके उसको काम में ले सकते हैं। इसी तरह जैसे व्यंजन परिवर्तन की बात करें तो जैसे भुज, भुज यानी खाना होता है, भोज्य यानी खाने के योग्य, इस तरह से उसमें परिवर्तन आ जाता है व्यंजन परिवर्तन के माध्यम से। और अगर स्वर व्यंजन दोनों का ही परिवर्तन करें तो जैसे संस्कृत में यज शब्द होता है तो उसको आत्मनेपदी करें तो अयस्ट बन जाएगा। अयस्ट पद यानी यज्ञ करना, यज्ञ किया। यज शब्द अपने आप में यज्ञ करना होता है, अयस्ट यानी यज्ञ किया। तो ये जो शब्द होते हैं इस तरह से स्वर परिवर्तन या आंतरिक परिवर्तन के माध्यम से भी हम ये देख सकते हैं। और
अंत में जो होता है वो होता है आदेश। आदेश का मतलब होता है कि उस शब्द को एकदम हटा करके उसकी जगह दूसरा शब्द का आगम करना, उसका आदेश कर देना। तो वो भी आकर के उस वाक्य को के उसको संबंध को ठीक करता है। जैसे मूल शब्द के बदले दूसरे शब्द का प्रयोग करके हम यह आदेश उसमें कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं। यानी आदेश का जो मुख्य अर्थ होता है वो होता है परिवर्तन। आदेश के माध्यम से हम परिवर्तन कर सकते हैं शब्द में। जैसे दृश्य शब्द होता है, दृश्य धातु है, दृश्य यानी देखना, और इस दृश्य की जगह हम पश्य शब्द का प्रयोग कर दें, पश्य धातु का प्रयोग कर दें। पश्य यानी भी देखना होता है, लेकिन इनका कुछ विशेष अर्थ में, विशेष जगह में इनका प्रयोग किया जाता है। तो दृश्य की जगह जैसे पश्य कर दिया, पश्यति बन जाता है। इसी तरह भू शब्द की जगह बभू कर दिया, भू यानी होना, बभू यानी हुआ। इस तरह से इसका अर्थ होता है। तो ये आदेश करने से भी उसका जो संबंध तत्व है, यानी पदों का जो संबंध है वो बदल जाता है और उस अर्थ में उसका प्रयोग होता है। और अब इसके बाद में जो इस पद विज्ञान का जो अंतिम भाग है या अंतिम जो विषय है वो है पद विभाग। पद का किस रूप में विभाग किया जाए, पद किस तरह से जो शब्द होते हैं, पद होते हैं, वो कितने तरह के होते हैं। तो ये 4 तरह के, यास्क ने अपने निरुक्त में पद को 4 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से पद हो सकते हैं? तो जैसे मैंने कहा नाम, नाम का मतलब हो गया संज्ञा या सर्वनाम। इस तरह से ये सारे जो हैं वो नाम में आ सकते हैं, राम, रमा, बालक, ये सारी चीज। फिर उसके बाद कहते हैं आख्यात। फिर आख्यात पद होगा। आख्यात पद का मतलब हो गया जो क्रियावाचक पद होते हैं उनको हम आख्यात पद कहते हैं। जैसे जाना, खाना, पीना, सोना, ये सारे हैं वो आख्यात पद कहलाते हैं। तीसरा जो है उपसर्ग, जो शब्दों के पीछे आगे जुड़ करके उसका अर्थ बदल देता है, तो ये भी एक पद होते हैं उपसर्ग, जिसको हम संबद्ध अव्यय भी बोल देते हैं। और चौथा जो होता है, जिसको संबद्ध अव्यय का मतलब प्रय, उप, 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में। और चौथा जो होता है निपात। निपात को हम सामान्य भाषा में अव्यय बोल सकते हैं, जिसमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार जिन पदों में, जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता उसको हम अव्यय बोलते हैं। और संस्कृत भाषा में हम उसको निपात बोलते हैं। जैसे च, वा, इति, ये सारे जो पद हैं ये निपात कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो इसमें बात करते हैं वो नाम और आख्यात को प्रमुख मानते हैं। उसके बाद में उपसर्ग और निपात जो है उनको मानते हैं। लेकिन पद के रूप में कहें तो इन चारों का ही अत्यधिक महत्व है। और ये भाषा, वाक्य के निर्माण के लिए या बाद में भी अगर वाक्य से भाषा बनाते हैं तो उसके लिए भी बहुत प्रमुख है, मुख्य रूप से हैं। तो इन 4 तरह के ये पद होते हैं, जिसके लिए ये कहें कि संज्ञा या सर्वनाम या नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये 4 तरह के पद होते हैं। और इन चारों से मिलकर के वाक्य बनता है, वाक्य से भाषा बनती है और उस भाषा के माध्यम से हम हमारे विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं। तो भाषा विज्ञान में हम पद को इस रूप में, इन सभी चीजों का हम विस्तृत जो अध्ययन करते हैं वो भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगला जो लेक्चर होगा वो चूंकि पद से वाक्य बनता है, तो अगला लेक्चर हमारा वाक्य विज्ञान से संबंधित होगा। तो आपने सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।